Good morning to all the participants. We are doing a revision of set off and carry forward and set off losses provisions from section 70 to section 80 today. Given the time, we'll also try to do 68 to 69D. तो सबसे पहले सेक्शन 70 ये कहता है कि अगर किसी स्रोत से किसी को कोई लॉस हो रहा है, कोई भी स्रोत सोर्स ऑफ इनकम से कोई लॉस हो रहा है सिवाय कैपिटल गेन्स के, तो वो लॉस को दूसरे किसी स्रोत से उसी हेड के अंदर एडजस्ट कर सकता है। ये पहली बात है। अंडर द सेम हेड किसी भी लॉस को जो एक स्रोत से हो रहा है, स्रोत का मतलब है हेड ऑफ इनकम के अंदर कई स्रोत हो सकते हैं, और किसी भी एक हेड ऑफ इनकम के अंदर जो कई स्रोत हो सकते हैं आय के, उनमें से किसी एक स्रोत में अगर लॉस है तो उस लॉस को दूसरे स्रोत से सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर कैपिटल गेन्स के तहत लॉस की हम बात यहां पे नहीं कर रहे, अदर देन कैपिटल गेन्स। उसके बाद अगर कैपिटल गेन्स में अगर लॉस है तो उसमें दो तरह का लॉस होता है, या तो कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से लॉस होता है या कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से लॉस होता है। अगर लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से हो रहा है तो ये लॉस कैसे कंप्यूट हो रहा है? सेक्शन 48 टू 55 है, उसके तहत ये कंप्यूट हो रहा है। जब किसी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से लॉस कंप्यूट हो जाता है, उसको किसी भी और कैपिटल एसेट से गेन से एडजस्ट या सेट ऑफ किया जा सकता है। एनी अदर कैपिटल एसेट, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो और चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, उसको उसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। उसके बाद लेकिन अगर लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से है, यानी अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से है, अगर लॉस किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से है तो उसको सेट ऑफ किया जा सकता है केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से ही, नॉट बीइंग अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं या सेट ऑफ कर सकते हैं। ये तो हुई कि एक स्रोत से दूसरे स्रोत के बीच में एडजस्टमेंट या सेट ऑफ। अब आते हैं सेक्शन 71 क्या बोलता है कि कैपिटल गेन के अलावा यदि किसी हेड ऑफ इनकम अगर कोई लॉस है, किसी भी हेड ऑफ इनकम में अगर लॉस है, तो असेसी उस लॉस को किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकता है इस चैप्टर के प्रावधानों के तहत। यानी कि वैसे वो कर सकता है एडजस्ट, लेकिन इस चैप्टर के प्रावधानों के तहत है, यानी कि इसमें कुछ प्रोवाइजो क्लॉज भी हैं आगे, वो आगे देखते हैं। मुख्य बात की जा रही है कि एक हेड ऑफ इनकम में जो लॉस है वो दूसरे हेड ऑफ इनकम में एडजस्ट किया जा सकता है या सेट ऑफ किया जा सकता है। जहां पर भी उसके बाद 2 में कहते हैं कि जहां पर भी नेट रिजल्ट लॉस है और अगर एसएससी के पास कैपिटल गेन्स में भी इनकम है, तो उसको वो कैपिटल गेन्स में, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से इनकम हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से इनकम हो, उससे भी वो इसको एडजस्ट कर सकता है या सेट ऑफ कर सकता है। तो अगर कैपिटल गेन्स में इनकम नहीं है तो फिर दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर कैपिटल गेन्स में इनकम है तो उसको किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, और जिसमें कैपिटल गेन्स भी शामिल होगा। उसके बाद यदि किसी प्रॉफिट्स एंड गेन्स या बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में अगर कोई लॉस है, ये 2A में कहा जा रहा है,
कि यदि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में अगर कोई लॉस है, लॉस कंप्यूट हो रहा है और असेसी के पास सैलरी हेड में इनकम है, तो उसको उस लॉस को असेसी सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकता। shall not be entitled to have such loss set off against such income। यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हेड में अगर कोई लॉस होता है उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता सैलरी हेड से, यानी सैलरी में जो इनकम है उससे माइनस नहीं किया जा सकता। और उसके बाद कहा जा रहा है अगर कैपिटल गेन्स हेड में अगर कोई लॉस है, तो अगर कोई कैपिटल गेन्स हेड में के कंप्यूटेशन में कोई लॉस आ रहा है और असेसी के पास अगर इनकम है किसी भी और हेड ऑफ इनकम में, तो असेसी उसको सेट ऑफ नहीं कर सकता किसी और हेड से। कहने का मतलब ये कि अगर कैपिटल गेन्स हेड में लॉस है तो केवल कैपिटल गेन्स हेड में ही वो सेट ऑफ होगा उस असेसमेंट ईयर में। तो यहाँ पर अगर मोटा मोटा देखा जाए या इन सम करके देखा जाए तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो लॉस है वो सैलरीज हेड में सेट ऑफ नहीं होता, और कैपिटल गेन्स के हेड में जो भी लॉस है वो किसी भी और हेड में सेट ऑफ नहीं होगा। ये बात साफ तौर पे यहाँ पे कही जा रही है। उसके बाद 71B में 71B में कहा जा रहा है कि जहां पर भी किसी भी असेसमेंट ईयर में जो नेट रिजल्ट है कंपटीशन का हाउस प्रॉपर्टी, 71B खासतौर पे जो लोग हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की का क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो उनके लिए ये इस बात पे ध्यान देंगे वो इस प्रावधान पे कि यदि किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए जो नेट रिजल्ट है कंपटीशन का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर वो एक लॉस है असेसी को, और ऐसे लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, ऐसे लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अगर उसको किसी भी और हेड में सेट ऑफ नहीं किया। सो मच ऑफ द लॉस एज हैज नॉट बीन सो सेट ऑफ और वेयर ही हैज नो इनकम अंडर एनी अदर हेड, द होल लॉस शैल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। अगर बिल्कुल सेट ऑफ नहीं हो पाया, कोई इनकम ही नहीं है दूसरे हेड में, तो बात अलग है। अदरवाइज वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उसको सेट ऑफ किया जाएगा अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दैट असेसमेंट ईयर। सेट ऑफ करके केवल वो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके उसको केवल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। और अगर वो फिर भी सेट ऑफ नहीं होता अगले साल भी, फिर उसको फिर से कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा। और इस तरह से उसको 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है उस असेसमेंट ईयर को छोड़ के जिसमें वो कंप्यूट हुआ था सबसे पहले। तो सबसे पहले हमको हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है और उसको हमको सेट ऑफ करना है और उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके बाद आता है 72 कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉसेस। जहां पर भी किसी असेसमेंट ईयर में जो नेट रिजल्ट है कंपटीशन का प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में, और प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में अगर लॉस है स्पेकुलेशन बिजनेस को छोड़ के, क्योंकि जैसा हमने कल देखा था स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस को केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ किया जा सकता है और किसी और बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ ही नहीं किया जा सकता। तो आप ये मान के चलिए कि स्पेकुलेशन बिजनेस एक तरह का स्रोत है इनकम का, जो भले ही प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन हेड में आता है, लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस से प्राप्त जो लॉस है उसको केवल और केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के ही प्रॉफिट से एडजस्ट या सेट ऑफ किया जा सकता है। तो ये सेट ऑफ वर्ड जब हम यूज करते हैं
तो सबसे पहले सेट ऑफ वर्ड यूज करते हैं उस साल के लिए जिस साल में वो कंप्यूट हो रहा है लॉस। उसके बाद जो बच जाता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल में, और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो फिर अगले साल में सेट ऑफ होता है। तो यहाँ पर 71 में बात की गई थी कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस को जब आप सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, तो कैरी फॉरवर्ड करके जब आप सेट ऑफ करेंगे तो वो केवल हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, जबकि जिस साल में पहले कंप्यूट हुआ था उस साल में तो उसको आप किसी और हेड में भी सेट ऑफ कर सकते थे। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने के बाद वो उसको केवल और केवल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही सेट ऑफ कर पाएंगे। इसी तरह से जो लॉस प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का है, स्पेकुलेशन बिजनेस को बाहर करते हुए, और ऐसा लॉस अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता 71 सेक्शन के तहत, यानी कि वो किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं होता और सैलरी हेड में तो वो सेट ऑफ हो ही नहीं सकता जैसा कि 71 में लिखा हुआ है, तो यानी कि अगर उसका सेट ऑफ नहीं हो सकता तो जितना सेट ऑफ नहीं हुआ, या अगर बिल्कुल सेट ऑफ नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, शैल बी कैरीड फॉरवर्ड आगे आने वाले असेसमेंट ईयर में। और कैरी फॉरवर्ड करके क्या किया जाएगा, इट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम फॉर दैट असेसमेंट ईयर, यानी कि अगले साल में उस असेसमेंट ईयर में वो फिर सेट ऑफ होगा। और अगर फिर भी वो सेट ऑफ नहीं होता है तो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और उसके बाद इस तरह से वो 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और जब वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है उसका सेट ऑफ जो है केवल प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड में ही होगा, ये बात ध्यान रखनी है। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद उसका सेट ऑफ और किसी हेड में नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद उसका सेट ऑफ केवल और केवल प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही होगा, और उसको 8 साल तक 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है उस असेसमेंट ईयर को छोड़ के जब वो लॉस सबसे पहले कंप्यूट हुआ था। और उसके बाद एक आ गया कि जहां पर डेप्रिसिएशन अलाउंस की बात हो रही है, तो अगर डेप्रिसिएशन अलाउंस को भी कैरी फॉरवर्ड करना है तो इफेक्ट सबसे पहले इस सेक्शन को दिया जाएगा, यानी यहां पर जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हेड में जो लॉसेज हैं उन लॉसेज को पहले कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ किया जाएगा, और डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है उसकी प्राथमिकता बाद में आएगी। उसके बाद 72A, और 72A ये कहता है कि जहां पर अमलगमेशन, डीमर्जर या रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है किसी भी कंपनी का, तो उसके लिए बेनिफिशियल प्रोविजन है कि अब जहां पर ये अमलगमेशन, डीमर्जर और रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो सरकार चाहती है कि वो किया जाए, जिससे कि एफिशिएंसीज बढ़ती हैं हमारे अर्थव्यवस्था में। जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं वो उनके द्वारा की जाती हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं, जिससे कि एसेट्स का ठीक से इस्तेमाल हो पाता है। और इसलिए सेक्शन 72A के तहत ये बेनिफिशियल प्रावधान है कि अगर कहीं अमलगमेशन या डीमर्जर हो रहा है, वहां पर कंपनी तो बदल जाती है लेकिन फिर भी जो लॉसेज एक्यूमुलेटेड हुए थे वो फिर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। कंपनी के बदलने के बावजूद भी लॉस कैरी फॉरवर्ड अलाउ हो जाते हैं। तो वेयर देयर हैज बीन एन अमलगमेशन, जहां पर भी अमलगमेशन हुआ है किसी कंपनी का, अ कंपनी ओनिंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और ए शिप और ए होटल, मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, शिप या होटल चला रही है,
और उसका अमलगमेशन हो जाता है किसी दूसरी कंपनी के साथ। अच्छा, एक सवाल मेरे पास बीच में आ रहा है कि डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दिया जाए। तो मैं आपको लेके जाता हूं सेक्शन 32(2) में। सो दैट ये पॉइंट अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका। और वहां ले जाने के लिए मैं इनकम टैक्स के साइट पे जा रहा हूं, और वहां पर हम सेक्शन 32 में जाएंगे, इनकम टैक्स एक्ट में जा रहे हैं। और यहाँ से इनकम टैक्स एक्ट से हम जाएंगे सेक्शन 32 में। तो यहाँ पे हम सेक्शन 32 टाइप करते हैं और उसको सर्च कर लेते हैं। सेक्शन 32 टाइप करके हम सर्च कर रहे हैं और ये आ गया सेक्शन 32। और सेक्शन 32 का जो सब सेक्शन 2 है, तो ये देख सकते हैं आपके सामने सब सेक्शन 2 खुला हुआ है सेक्शन 32 का, कि वेयर इन द असेसमेंट ऑफ द एसएससी, किसी भी एसएससी के असेसमेंट में अगर फुल इफेक्ट नहीं दिया जा सकता, पूरा इफेक्ट नहीं दिया जा सकता किसी भी अलाउंस को अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में क्या है कि डेप्रिसिएशन अलाउंस है। डेप्रिसिएशन अलाउंस का मतलब यह है कि जो भी एसेट हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं और उनकी वैल्यू घटती जाती है। किस रेट से हम डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, ये इनकम टैक्स एक्ट प्रिस्क्राइब करता है कि जिससे कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन ना दिखा दे अपने एसेट्स में। जितना भी वो डेप्रिशिएट करेगा अपने एसेट्स को, उतना उसका लॉस बढ़ता है, यानी उसके एक तरह से खर्चे बढ़ते हैं। उसका जो डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो बढ़ जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और इस तरह से उसका लॉस बढ़ जाता है। तो जो प्रेस्क्राइब रेट्स हैं डेप्रिसिएशन के, उस रेट पे डेप्रिसिएट कर सकता है कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट्स को, कोई भी एसएससी अपने प्रॉफिट्स को, अपने एसेट्स को। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कभी जितना भी डेप्रिसिएशन उसको मिल रहा है उसका पूरा इफेक्ट नहीं आ पा रहा। इफेक्ट तब आएगा जब उतना प्रॉफिट हो। Where in the assessment of the SSC full effect cannot be given to any allowance under subsection 1 in any previous year, owing to there being no profits or gains chargeable for that previous year, or owing to the profits or gains chargeable being less than the allowance। अगर इतने प्रॉफिट एंड गेन्स ही नहीं है जितना कि अलाउंस देना है डेप्रिसिएशन का, या कोई भी प्रॉफिट एंड गेन्स ही नहीं है, then subject to the provisions of 72(2) and 73(3), जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोविजंस, उनके अधीन, यहां पर भी उनके अधीन किया हुआ है और वहां पर भी उनके अधीन इनको किया हुआ है प्रोविजन को। द अलाउंस और द पार्ट ऑफ द अलाउंस टू विच इफेक्ट हैज नॉट बीन गिवन, जितने अलाउंस को इफेक्ट नहीं मिला, इनफैक्ट इफेक्ट नहीं दिया गया, इट शैल बी एडेड टू द अमाउंट ऑफ द अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फॉर द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर। वो आगे आने वाले प्रीवियस ईयर में जो डेप्रिसिएशन अलाउंस है उसमें जोड़ दिया जाएगा, एंड डीम टू बी पार्ट ऑफ दैट अलाउंस, और उस अलाउंस का पार्ट बन जाएगा, मान लिया जाएगा। और इफ देयर इज नो सच अलाउंस फॉर दैट प्रीवियस ईयर, या उस प्रीवियस ईयर के लिए कोई अलाउंस अगर नहीं है, तो इट विल बी डीम्ड टू बी द अलाउंस फॉर दैट प्रीवियस ईयर, तो उस ईयर का वो अलाउंस मान लिया जाएगा, एंड सो ऑन फॉर सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर्स। और इस तरह से मामला आगे बढ़ता रहेगा आगे आने वाले प्रीवियस ईयर्स में, जिससे कि जैसे जैसे प्रॉफिट्स होते जाएंगे वैसे वैसे जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलाउंस है वो उन प्रॉफिट से एडजस्ट होता रहेगा। लेकिन सेक्शन हम जो डील कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड के सेक्शंस, उसमें ये बात साफ की जा रही है
कि डेप्रिसिएशन अलाउंस को देने से पहले हमको उस साल में जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स हेड में जो लॉस है पहले उनको सेट ऑफ करना है। यानी प्राथमिकता जो है वो उस साल के लॉसेस को पहले मिलेगी और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचते हैं तब जो है जो पिछले साल से डेप्रिसिएशन अलाउंस कैरी फॉरवर्ड होके आया है उसको प्राथमिकता मिलेगी। ये बात इसमें कही गई है। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है टू एवरीवन, ये प्राथमिकता वाली बात है। ओके, अब आते हैं अमेलगमेशन एंड डीमर्जर वगैरह पे। जहां पर भी कोई अमेलगमेशन हो रहा है, एक कंपनी है जो कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को ओन करती है या शिप ओन करती है, होटल ओन करती है, और उसका अमेलगमेशन होता है किसी दूसरे कंपनी के साथ, या फिर किसी बैंकिंग कंपनी का अमेलगमेशन किसी स्पेसिफाइड बैंक से होता है, या फिर किसी एक या ज्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनियों का जो कि एयरक्राफ्ट का बिजनेस चला रही हैं, एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने का बिजनेस चला रही हैं, उनका अमेलगमेशन उसी सिमिलर बिजनेस वाली किसी भी और पब्लिक सेक्टर कंपनी से हो जाता है। तो जब भी ऐसा अमेलगमेशन होता है इन तीनों क्लॉजेस के अंतर्गत जो अमेलगमेशन हो रहा है, जो कि काफी विस्तृत एरिया है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक काफी वाइड डेफिनेशन हो गई, और उसका अमेलगमेशन किसी भी और कंपनी से अगर होता है तो जो अक्यूमुलेटेड लॉस है ये, या जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन अलाउंस जिसकी हम बात कर रहे थे, जो भी अमेलगमेटिंग कंपनी के लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस होंगे जो जो पूरी तरह से एडजस्ट या सेट ऑफ नहीं हुए, उनके बारे में ये मान लिया जाएगा कि अब वो अमेलगमेटेड कंपनी के हो गए और बाकी कैरी फॉरवर्ड लॉस के प्रोविजन उसी हिसाब से वो चलेंगे। लेकिन इस पे शर्त है, शर्त यह है कि जो अमेलगमेटिंग कंपनी है वो उस बिजनेस में 3 या उससे ज्यादा साल तक रही होनी चाहिए, और दूसरा शर्त यह है कि वो जो डेट ऑफ अमेलगमेशन के 2 साल पहले जो भी फिक्स्ड एसेट उसके पास थे, उनकी जो बुक वैल्यू थी एसेट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू थी फिक्स्ड एसेट्स की, उसका कम से कम 3/4 वैल्यू के फिक्स्ड एसेट डेट ऑफ अमेलगमेशन पर भी वो अमेलगमेटिंग कंपनी होल्ड कर रही है। तो अगर ये 2 कंडीशन मीट हो जाती है अमेलगमेटिंग कंपनी के लिए, तब ये कैरी फॉरवर्ड, अमेलगमेटेड कंपनी के लिए कैरी फॉरवर्ड तभी मिलेगा। लेकिन अमेलगमेटेड कंपनी के लिए भी शर्त है, और अमेलगमेटेड कंपनी के लिए शर्त यह है कि वो 5 साल तक कम से कम उन बुक वैल्यू का 3/4 हिस्सा होल्ड करके रखेगी जो डेट ऑफ अमेलगमेशन पे जो भी हिस्सा उसके पास, जो भी बुक वैल्यू थी उनके पास, जो फिक्स्ड एसेट की, जो फिक्स्ड एसेट उसने अक्वायर किए थे अमेलगमेशन की स्कीम के तहत, तो 5 साल तक 3/4 उसका बुक वैल्यू को वो होल्ड करके रखेगी, तो डिस्पोज ऑफ नहीं कर देगी। और उसके बाद दूसरी शर्त अमेलगमेटेड कंपनी के लिए क्या है कि वो अमेलगमेटेड कंपनी, अमेलगमेटिंग कंपनी का जो बिजनेस है वो कम से कम 5 साल के पीरियड के लिए डेट ऑफ अमेलगमेशन से चालू करके रखेगी, चला के रखेगी, चलायमान रखेगी। और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर सरकार जो है या जो इनकम टैक्स रूल्स हैं, टू बी मोर एक्यूरेट, अगर वो रूल्स जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो प्रिस्क्राइब कंडीशंस को फुलफिल करेगी अमेलगमेटेड कंपनी, जो भी प्रिस्क्राइब कंडीशंस हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए जो बनाए गए हैं कि बिजनेस जो है अमेलगमेटिंग कंपनी का वो रिवाइव हो जाए, और ये सुनिश्चित करने के लिए जो बनाए गए हैं कंडीशंस जो प्रिस्क्राइब कर गए हैं कि अमेलगमेशन जो है वो जेन्युइन बिजनेस पर्पस के लिए था और फर्जी नहीं था। जो भी इस तरह के कंडीशंस बनाए जाते हैं
रूल्स के तहत, यानी इनकम टैक्स रूल्स के तहत, प्रिस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब जहां भी प्रिस्क्राइब वर्ड आए आप समझ लीजिए कि इनकम टैक्स रूल्स में जो चीज प्रिस्क्राइब हो रही है. प्रिस्क्राइब मीन्स अंडर द इनकम टैक्स रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स रूल्स. तो किसी भी अमेलगेमेटिंग कंपनी के बिजनेस को रिवाइव करने के लिए या और तथा जेन्युइन पर बिजनेस पर्पस के लिए अमेलगमेशन हो रहा है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अगर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है रूल्स के तहत, ऐसी कंडीशंस को भी वो अमेलगमेटेड कंपनी फुलफिल करेगी. और यदि वो इन कंडीशंस को नहीं फुलफिल करती है या अमेलगमेटिंग कंपनी नहीं फुलफिल करती है, अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, रादर इफ द कंडीशंस आर नॉट कंप्लाइड विथ, तो जो सेट ऑफ लॉस का या जो डेप्रिसिएशन का जो अलाउंस किया गया था प्रीवियस ईयर में अमेलगमेटेड कंपनी के हाथ में, वो मान लिया जाएगा कि वो अमेलगमेटेड कंपनी की इनकम हो गया, जिस पे टैक्स चार्ज होगा उस प्रीवियस ईयर में जब वो कंडीशंस कंप्लाई विथ नहीं होती हैं, व्हेन दे आर नॉट कंप्लाइड विथ फॉर द ईयर. उस साल का डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा जिस साल में वो कंडीशंस कंप्लाई विथ नहीं होती हैं. उसके बाद इसी तरह से डीमर्जर का जब केस होता है, तो यदि डीमर्जर हो रहा है तो जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस या जो डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउंस, अनअब्जॉर्ब ऐसा डेप्रिसिएशन अलाउंस जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जिसका इफेक्ट नहीं हुआ, तो जो डीमर्ज कंपनी है, अगर जो भी लॉस है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो उसी अंडरटेकिंग से रिलेटेबल है जिसको डीमर्ज कर दिया था. उसने डीमर्ज कर दिया था मतलब अपने से हटा दिया था. डीमर्जर में अंडरटेकिंग को हटाया जाता है या बेचा जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है, जो भी है. तो जिस अंडरटेकिंग को हटाया गया था, उस अंडरटेकिंग का अगर वो उस अंडरटेकिंग से डायरेक्टली रिलेटेड अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है या डायरेक्टली रिलेटेड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो उसको रिजल्टिंग कंपनी को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ अलाउ कर दिया जाएगा. लेकिन अगर वो डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है, तो फिर इस एक्यूमुलेटेड लॉस को और डेप्रिसिएशन अलाउंस को दोनों बांट दिया जाएगा, यानी डीमर्ज कंपनी में और रिजल्टिंग कंपनी के बीच में. डीमर्ज कंपनी वो जो जिसका डीमर्जर हो रहा है, और रिजल्टिंग कंपनी वो जो डीमर्जर के बाद जो फलस्वरूप, उस डीमर्जर के फलस्वरूप जो पैदा होती है, वो है रिजल्टिंग कंपनी. तो रिजल्टिंग कंपनी और डीमर्ज कंपनी के बीच में उसका अपोर्शनमेंट कर दिया जाएगा लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, उसी रेशो में जिस रेशो में एसेट्स बटे उन दोनों के बीच में. यहाँ पे बी में कही जा रही है. सॉरी, नाउ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है जिसमें कि और भी कंडीशंस वो स्पेसिफाई कर सकती है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन. अभी पहले जो बात हुई थी वो प्रिस्क्रिप्शन की बात हुई थी, रूल्स के द्वारा कंडीशन लगाई जा सकती है. तो कंडीशन केवल रूल्स के द्वारा ही नहीं लगाई जा सकती. सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशंस को प्रिस्क्राइब कर सकती है डी मर्जर के केस में. प्रिस्क्राइब क्या कर सकती है, इनफैक्ट नोटिफाई कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट मर्जर डी मर्जर के केस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है. अमेलगमेशन के केस में वो रूल्स में प्रावधान लाते हैं, और डी मर्जर के केस में या किसी भी और केस में, इवन अमेलगमेशन के केस में, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करे और उस नोटिफिकेशन में वो कंडीशन स्पेसिफाई कर दे, ये सुनिश्चित करने के लिए जो कि वो डीमर्जर जो था वो जेन्युइन बिजनेस पर्पस के लिए था. जब वो प्रिस्क्राइब करती है अमेलगमेशन के लिए, तो वहां पे केवल जेन्युइन बिजनेस पर्पस नहीं है, वहां पर यह भी है कि रिवाइवल होना चाहिए, क्योंकि अमेलगमेशन का पर्पस एक रिवाइवल भी होता है. और डीमर्जर का पर्पस जो है अपने आप को लॉस से बचाना.
कि अगर मैं कोई दो बिजनेस कर रहा हूं, एक घी का बिजनेस है और एक तेल का बिजनेस है, और घी के बिजनेस में मुझे लॉस हो रहा है, तो उसको घी का बिजनेस में डीमर्ज कर दूंगा, मैं अपने लॉस बचाऊंगा। और क्योंकि मैं घी का बिजनेस नहीं चला पा रहा हूं, मेरा घी बिक नहीं रहा, तेल मेरा बिक रहा है, तो मैं घी के बिजनेस को डीमर्ज कर दूंगा। और इसी प्रकार से जहां पर यह कहा गया है कि जहां पर ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है बिजनेस का, रीऑर्गेनाइजेशन कुड बी एनी काइंड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन which is not a demerger nor a amalgamation, बल्कि वो एक ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए, जिससे कि फर्म जो है सक्सीड हो रही कंपनी से, या एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न सक्सीड हो रही है बाय अ कंपनी। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बंद हो रही है, कंपनी बन रही है, ऐसे ही फर्म बंद होकर फर्म का कंपनी बन रही है, रीऑर्गेनाइज हो रहा है। तो रीऑर्गेनाइजेशन को भी सरकार सपोर्ट करती है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड होने देती है, बशर्ते कि जो कंडीशंस उस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए लगाई गई हैं, और वो ये कंडीशंस 47, 13 और 14 में मेंशन्ड है। जब हम कैपिटल गेन के प्रोविजन करेंगे तो इन कंडीशंस को और खास तौर पे देखेंगे, आप रेफर करने के लिए देख भी सकते हैं कि 47-13 रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पर फर्म से कंपनी बनती है, उसके लिए क्या कंडीशंस लेड डाउन है। ऐसे ही 47-14 में जहां प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से कंपनी बनती है, उसके लिए 47-14 में क्या कंडीशंस लेड डाउन है। तो अगर कंडीशंस कंप्लाई होती हैं और रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो अक्यूमुलेटेड लॉस जो है वो सक्सेसर कंपनी को अलाउ कर दिया जाता है कि सक्सेसर कंपनी, यानी जो बाद में आ रही है कंपनी, प्रीडेसेसर कंपनी जो पहले वाली कंपनी है फॉर्म, प्रीडेसेसर कौन है, फर्म या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जो पहले थी, और जो बनी वो है कंपनी, तो सक्सेसर कंपनी। सक्सेसर कंपनी को ये कैरी फॉरवर्ड लॉस का इफेक्ट दे दिया जाता है उस साल के लिए, उस प्रीवियस ईयर के लिए, जिस प्रीवियस ईयर में वो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट किया गया था। और जब एक बार वो लॉस दे दिया जाता है उसको, तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के प्रावधान उसी प्रकार से लागू हो जाते हैं जैसे कि ऑर्डिनरी केस में लागू होते हैं। और उसके बाद ये कहा गया कि अगर वो कंडीशंस हालांकि नहीं कंप्लाई होती, तो सक्सेसर कंपनी के हाथ में वो जो सेट ऑफ था या जो डेप्रिसिएशन अलाउंस जो दिया गया था उसको, वो फिर से डीम्ड इनकम, उसकी डीम्ड टू बी इनकम, उसको मान लिया जाएगा कि वो इनकम हो गया है कंपनी का, जिस पे टैक्स चार्जेबल है, जिस प्रीवियस ईयर में वो कंडीशंस कंप्लाई नहीं होती। और इसी तरह से अगर किसी केस में ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ये 6A में दिया हुआ है, कि जहां पे प्राइवेट कंपनी या जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो बंद हो जाती है, उसकी जगह पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन जाती है, तो और इसके लिए जो कंडीशंस है 47-13B में मेंशन। तो यदि इस तरह से होता है, तो जो अक्यूमुलेटेड लॉस है और जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो उस सक्सेसर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मान लिया जाएगा उस प्रीवियस ईयर के लिए जिसमें वो जो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट किया गया था। और दूसरे प्रावधान जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के हैं उसी हिसाब से लग जाएंगे। और फिर वही बात कही गई कि अगर कंडीशंस नहीं फुलफिल होती हैं, तो फिर वो फिर से वो जो अलाउ किया गया था कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ और डेप्रिसिएशन, उसको उस साल में, जिस साल में कंडीशंस कंप्लाई नहीं होती, उसमें फिर से डीम्ड इनकम, मतलब उसकी मान लिया जाएगा कि वो इनकम है उस सक्सेसर कम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में। और उसके बाद अक्यूमुलेटेड लॉस वर्ड को भी डिफाइन किया है। अक्यूमुलेटेड लॉस वर्ड को डिफाइन करते हुए कहा है कि वो लॉस जो कि प्रेडेसेसर फर्म का लॉस था, कि अगर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो जो लॉस उसको मिल जाता कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ, वही लॉस। और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को डिफाइन किया है कि कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग गुड्स की कर रही है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का
जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है या किसी भी और तरह के पावर के जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, या वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है किसी भी तरह की जो यहाँ मेंशन्ड है, या ऐसी कंपनी जो माइनिंग का काम कर रही है, या शिप कंस्ट्रक्शन और एयरक्राफ्ट्स कंस्ट्रक्शन या रेल सिस्टम्स कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, ये सभी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स है उसमें काफ़ी ज़्यादातर बिजनेस में आ जाएंगे, जहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी हो रहा है तो केवल अगर प्रोसेसिंग भी हो रहा है तो वो भी प्रोसेसिंग कंपनी वाले करने वाली भी जो अंडरटेकिंग है वो भी एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को डिफाइन किया गया है, वो आपको पता ही है कि वो डिप्रिसिएशन जो कि मिल जाता पहले वाले कंपनी को या पहले वाली फर्म को रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह से पहले जो थी, अगर उसका रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। और उसके बाद ये 9C में कुछ रूल्स लेड आउट हैं। रूल में कहा गया है कि ये जो अमेलगमेशन जब होता है तो इस बात को मद्देनजर रखना जरूरी है, जो कंडीशंस लगाई गई हैं, जैसे हमने कंडीशंस की बात की थी कि 72(a)(2)(3) में कि प्रिस्क्राइब कंडीशंस, तो प्रिस्क्राइब कंडीशंस में ये रूल 9C प्रिस्क्राइब किया गया है और इस पे कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं कि अमेलगमेटेड कंपनी को किन चीज़ों को का ध्यान रखना है, किन कौन सी शर्तों का अनुपालन उसको करना है। तो उसके लिए ये कहा गया कि अमेलगमेटेड कंपनी जो कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को ओन करती है वो 51% लेवल ऑफ प्रोडक्शन पा लेगी 4 साल में अमेलगमेशन की डेट से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, जो भी लगी हुई कैपेसिटी है प्रोडक्शन की। ऑब्वियसली जब अमेलगमेशन हो रहा है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी लगी हुई ज़्यादा थी लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि माल नहीं बिक रहा, कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो गया, तो उसने अमेलगमेट किया दूसरे के साथ। तो जब अमेलगमेट किया तो अमेलगमेटेड कंपनी जो है उसकी ये प्राथमिकता है या उसकी ये ड्यूटी है कि कम से कम 51% इंस्टॉल कैपेसिटी को वो 4 साल के अंदर पाले। अगर वो कंडीशन नहीं मीट करेगी तो जब वो कंडीशन कंप्लाई नहीं हो पाएगी तो जो भी लॉस उसको दिया गया था, जो भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उसको दिया गया था, वो सब उसका जो है इनकम मान लिया जाएगा उसी साल में जिस साल में वो कंडीशंस कंप्लाई नहीं होती। और हालांकि ये जो 4 साल का टाइम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन करने पे अमेलगमेटेड के द्वारा उसको थोड़ा रिलैक्स भी कर सकती है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वो अमेलगमेटेड कंपनी भाई जेन्युइन एफर्ट कर रही है कि प्रोडक्शन बढ़े जिससे कि वो प्रिस्क्राइब्ड जो लेवल है वो पा सके प्रोडक्शन का जो 51% का है। और ऐसे परिस्थितियां के भी मद्देनज़र जो कि उसको रोक रही हैं ऐसे एफर्ट्स में, इन सब बातों के मद्देनज़र केंद्र सरकार एप्लीकेशन करने पे ये 4 साल की अवधि को और रिलैक्स कर सकती है। और लेकिन ये है कि अमेलगमेटेड कंपनी को जो है वो फॉर्म नंबर 62 में अपने पर्टिकुलर्स जो हैं प्रोडक्शन के वो भर के देने पड़ेंगे, जिसपे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह उसको सर्टिफाई करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए। और ये फॉर्म जो है 5 साल तक डेट ऑफ अमेलगमेशन से ये भरना होगा उस कंपनी को। तो 5 साल तक भरना होगा, इससे ऐसा लग रहा है कि शायद जो 4 साल का पीरियड है एट द मोस्ट वो 5 साल तक सरकार उसको बढ़ाएगी और उसके बियॉन्ड उसको नहीं बढ़ाएगी। और उसके बाद आते हैं 72AA। तो 72AA में तो एक पर्टिकुलर टाइप का अमेलगमेशन है जिसमें कि एक बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ, बैंकिंग कंपनी अमेलगमेट किससे कर रही है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ अमेलगमेट कर रही है और उसमें एक स्कीम के तहत कर रही है जो कि जिसको सैंक्शन किया गया है और फोर्स में लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। और जब इस स्कीम के तहत अमेलगमेशन होता है तो वहाँ पर भी हम ये कह रहे हैं कि जो एक्यूमुलेटेड लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था उस बैंकिंग कंपनी का जो पहले थी वो मान लिया जाएगा कि वो
उस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का अब वो लॉस हो गया है, और इस प्रकार से वो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ उसके बाद हो सकेगा। और उसके बाद जब भी कोऑपरेटिव बैंक्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके लिए प्रोविजन है 72AB। कोऑपरेटिव बैंक के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एसएससी अगर सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक है, यानी कि अमलगमेशन के बाद जो बैंक बनता है, तो वो अगर एसएससी है, अमलगमेशन मतलब जैसे एक बैंक एक कंपनी दूसरे कंपनी में विलय हो जाता है, इससे मिल जाते हैं और वो मिल के एक नई एंटिटी बन जाती है जो पहले वाली एंटिटी से फर्क है। तो एसएससी अगर सक्सेसिव कोऑपरेटिव बैंक है जहां पर अमेलगमेशन प्रीवियस ईयर में हुआ है, उसको सक्सेसर कंपनी को सेट ऑफ अलाउ कर दिया जाएगा एक्यूमुलेटेड लॉस और अब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का प्रीडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक के, जैसे कि वो हुआ ही नहीं था अमेलगमेशन। तो यानी कि प्रीडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक का जो भी लॉस था वो खत्म नहीं हुआ, उसको सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक भी उसको अपने पास रख रहा है और उसको अपने प्रॉफिट से वो घटा सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें थी। शर्तें ये थी कि जो प्रीडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 3 या उससे ज़्यादा साल तक उस बैंकिंग के बिजनेस में लगा रहा हो, और 2 साल पहले के जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू थी उसका 3/4 डेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में भी उसके पास हो। और उसी तरह से सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी कंडीशंस थी, जिस तरह से अमेलगमेटेड कंपनी के लिए कंडीशंस थी कि वो अपने बुक वैल्यू का जो एसेट्स उसको मिले हैं रीऑर्गेनाइजेशन पे, उनके बुक वैल्यू का 3/4 जो है वो 5 साल तक कम से कम होल्ड करके रखेगा। और उसके बाद वो प्रीडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक के बिजनेस को 5 साल तक कम से कम चलायमान रखेगा। और इसके अलावा और भी अगर कोई कंडीशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो उनका भी वो अनुपालन करेगा, जिन कंडीशंस को इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया है कि वो उसका बिजनेस रिवाइव हो जाए प्रीडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक का, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है कि वो जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो जेन्युइन बिजनेस पर्पस के लिए किया गया। और इस प्रकार से जो भी सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का उसको मिल रहा है वो पूरा का पूरा उसको मिल जाएगा अगर जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हुई थी वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है तो। और अगर पूरी अंडरटेकिंग जो ट्रांसफर हुई है उससे रिलेटेड अगर पूरा लॉस या पूरा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है तो फिर एक प्रोपोर्शन लिया जाएगा कि जितने एसेट्स बांटे जा रहे हैं डीमर्ज कोऑपरेटिव बैंक और रिजल्टिंग कोऑपरेटिव बैंक के बीच में, जहां पर डीमर्जर हो रहा है कोऑपरेटिव बैंक का, यहाँ पे डीमर्जर के केस में कोई जरूरी नहीं कि जो अंडरटेकिंग डीमर्ज हो रहा है, जो कोऑपरेटिव बैंक डीमर्ज हो रहा है, सारे के सारे लॉस उससे रिलेटेड है। अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो जो भी एसेट्स का डिवीजन हो रहा है उस एसेट्स के रेशो में ये अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड लॉस भी बढ़ जाएंगे, जो बात यहाँ पे 2 पार्ट में लिखी गई है कि the amount which bears the same proportion to the accumulated loss or unabsorbed depreciation of the demerged cooperative bank as the assets of the undertaking and transferred to the resulting cooperative bank bears to the assets of the demerged cooperative bank if such accumulated loss or unabsorbed depreciation is not directly relatable to the undertakings which are transferred to the resulting cooperative bank। यानी कि जिस रेशो में जो एसेट का बंटवारा हो रहा है डीमर्ज कोऑपरेटिव बैंक और रिजल्टिंग कोऑपरेटिव बैंक में, उसी रेशो में accumulated लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी बंटवारा होगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला के भी कंडीशंस प्रिस्क्राइब कर सकती है इस विषय में, ये इंश्योर करने के लिए कि जो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन था वो जेन्युइन बिजनेस पर्पस का था। और ये जो नोटिफिकेशन की बात की जा रही है क्योंकि ये रूल्स के तहत नहीं है, उसके अलावा उसके बाद ये बात की यहाँ पे कही गई है और ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो प्रीवियस ईयर की पहली तारीख से लेके
और जिस तारीख में बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उससे एक दिन पहले एक प्रीवियस ईयर माना जाएगा, और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन जिस तारीख में हो गया, डेट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, और वहां से प्रीवियस ईयर के अंत तक ये दूसरा प्रीवियस ईयर माना जाएगा। यानी कि ये दो अलग अलग प्रीवियस ईयर माने जाएंगे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के पर्पज से। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप की प्रणाली यहाँ पे लगाई गई है, जो कि अमालगमेशन और डीमर्जर के केस में नहीं है। और यदि कोई कंडीशंस मीट नहीं होती हैं तो वो डीम टू बी इनकम मान ली जाएगी उस साल में जब वो कंडीशंस कंप्लाई नहीं होती हैं। और उसके बाद स्पेकुलेशन बिजनेस के जो लॉसेज हैं उनके बारे में 73 सेक्शन में कहा गया है कि कोई भी लॉस जो कि स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए कंप्यूट हो रहा है वो उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता सिवाय स्पेकुलेशन बिजनेस के, यानी कि उसको केवल स्पेकुलेशन बिजनेस में ही सेट ऑफ कर सकते हैं। और जब वो सेट ऑफ नहीं होता पूरा का पूरा लॉस, चूंकि कोई स्पेकुलेशन गेन नहीं है या उसका एक पार्ट सेट ऑफ नहीं होता, तो उसको 4 साल तक, 4 असेसमेंट ईयर्स तक आगे भी कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करके भी जब सेट ऑफ करेंगे तो केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। और उसके बाद फिर वही बात की जा रही है कि डेप्रिसिएशन अलाउंस और या फिर जो ऐसा अलाउंस है जो कि साइंटिफिक रिसर्च में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उस संबंध में जो 35B सेक्शन में भी जो अलाउंस है उनको प्राथमिकता बाद में मिलेगी, और स्पेकुलेशन बिजनेस के जो लॉसेज हैं उनको प्राथमिकता पहले मिलेगी। तो उसके बाद 4 साल तक इसको फिर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और एक बात यहाँ पे कही गई है कि एक्सप्लेनेशन में, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, कि जो ऐसी कंपनी है उसका अगर बिजनेस जो है परचेज और सेल ऑफ शेयर्स है, वेयर एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट इन द परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, किसी कंपनी के बिजनेस का एक पार्ट अगर ये है कि वो दूसरे कंपनी के शेयर्स का परचेज और सेल करती है, तो ऐसी कंपनी को ये मान लिया जाएगा कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस चला रही है जिस हद तक उसने परचेज और सेल किया है उन शेयर्स का, टू द एक्सटेंट टू विच द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, बशर्ते ये कि वो कंपनी नहीं होनी चाहिए जो कि जिसकी इनकम मेनली यानी 50% से ज़्यादा वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है, या वो कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका मुख्य बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग इन शेयर्स का भी बिजनेस है, या उसका मुख्य बिजनेस बैंकिंग का ही बिजनेस है, या उसका लोन और एडवांस देने का ही बिजनेस है। उसको छोड़ते हुए यानी जो ये वाली कंपनियां हैं इनका मुख्य बिजनेस ये वाला है, जो ट्रेडिंग इन शेयर्स, बैंकिंग, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, या जो मुख्य इनकम उनकी अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं आ रही है और बल्कि मुख्य इनकम जिनकी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आ रही है, तो ऐसी कंपनीज अगर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स करती हैं तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं माना जाएगा, वो तो उनका मुख्य बिजनेस ही है। लेकिन ऐसी अगर कंपनी कोई हो जो कि मुख्य जिनका जो बिजनेस है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन से जो प्राप्त करते हैं अपने इनकम को, और लेकिन उनका बिजनेस का एक पार्ट परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स भी है, तो जिस हद तक का उनका बिजनेस का पार्ट परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स है उस हद तक के लिए उनको मान लिया जाएगा कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस भी चला रहे हैं। तो ये डीम्ड क्लॉज है कि किस केस में उसको स्पेकुलेशन बिजनेस चलाते हुए माना जाएगा। उसके बाद एक प्रोविजन है स्पेसिफाइड बिजनेसेस के लिए, जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह के बिजनेसेस हों। और स्पेसिफाइड बिजनेस में यदि कोई व्यक्ति लॉस प्राप्त कर रहा है, एनी लॉस विच इज कंप्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस, वो सेट ऑफ होगा अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। पहली बात कि स्पेसिफाइड बिजनेस में जो लॉस हो रहा है
वो केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट एंड गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। एनी लॉस कंप्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस shall not be set off except against the profits and gains of any other specified business। यानी वो जो लॉस है वो भले ही प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हेड का लॉस है, लेकिन वो किसी और नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस से एडजस्ट के गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता। यानी हेड ऑफ इनकम के अंतर्गत भी, एक स्रोत के अंतर्गत भी स्पेसिफाइड बिजनेस जो है एक स्रोत का भी एक पार्ट हो सकता है। तो एक स्पेसिफाइड बिजनेस केवल उसका जो लॉस है केवल दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा या सेट ऑफ होगा। लेकिन जितना वो सेट ऑफ नहीं हुआ वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड होके कोई लिमिट नहीं है। मतलब चूंकि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो रहा है, इसलिए वो केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही आगे कैरी फॉरवर्ड होके भी सेट ऑफ हो पाएगा, और इसलिए इसमें कोई लिमिट नहीं, टाइम लिमिट नहीं है। वो कभी भी किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस वो बिजनेसेस हैं जो कि सरकार इसको प्रमोट कर रही है, जिनके बारे में हमने कल मेंशन किया था 35 AD में। उस लिस्ट को आप देख सकते हैं, विच आर द प्रेफर्ड बिजनेसेस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, which are under the category of specified business under 35 AD। और उसके बाद आता है कि लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स हेड में जो भी लॉसेस हैं, अगर उनका रिजल्ट लॉस है तो जो पूरा लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर जिस हद तक का वो सेट ऑफ नहीं हुआ उस साल। तो सेट ऑफ का तो हमने देखा है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से जो लॉस है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट दोनों से ही एडजस्ट हो सकता है। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का जो लॉस है वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। जरूरी नहीं कि वही एसेट हो, कोई भी एसेट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिफरेंस है। और अगर वो सेट ऑफ नहीं होता तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद वो केवल कैपिटल गेन हेड में ही सेट ऑफ होगा, और सेट ऑफ होने के वो सेट ऑफ करते टाइम अगले साल में किसी भी कैपिटल एसेट में वो सेट ऑफ किया जा सकता है, अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से रिलेटेड है तो। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से रिलेटेड है तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से ही सेट ऑफ होगा। और अगर वो सेट ऑफ इस प्रकार से नहीं होता तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और 8 असेसमेंट ईयर्स तक वो इस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कैपिटल लॉस। और उसके बाद सेक्शन 78 में हमने देखा था कि जहाँ पर चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, यहाँ पे जैसे उसके जो पार्टनर्स वगैरह बदल जाते हैं किसी भी कारण से, कई बार पार्टनर्स डेथ की वजह से भी बदल सकते हैं। एक पार्टनर की डेथ हो गई और भी वजह से जब पार्टनर्स चले जाते हैं या दूसरे आ जाते हैं या रिटायर कर गया कोई पार्टनर, तो जहाँ पर भी चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में फर्म के, तो nothing shall entitle the firm to have carry forward and set off so much of the loss proportionate to the share of a retired or deceased partner। जितना लॉस का शेयर रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर का था वो उस हद तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है जितने उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट्स था, और उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट्स से एक्सीडिंग लॉस कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं हो सकता इन द फॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। और उसके बाद ये कहा गया है कि जहां पर भी कोई व्यक्ति कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है, वेयर एनी पर्सन कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, और फर्म में नहीं भी है तो अगर प्रोप्राइटर भी है वो, और उसको सक्सीड कर दिया जाता है इन सच कैपेसिटी बाय अनदर पर्सन, यानी उस बिजनेस को चलाने वाला अब दूसरा आ गया, और इनहेरिटेंस का मामला यहाँ पे नहीं है। मतलब
जैसे पिताजी का बेटे को बिजनेस मिल रहा है, वो बात नहीं है। बस ये है कि वो एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति अब वो चला रहा है। तो ऐसे केस में नथिंग शैल एंटाइटल एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन इनकरिंग द लॉस। तो जिसने लॉस इनकर किया था वही उसको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकता है, और जो पर्सन चेंज हो गया उसको बेनिफिट इस तरह का नहीं मिलेगा कि उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सके। और इसके बाद 79 में कुछ कंपनीज का मैटर था, जैसे जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, जैसे जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती है, तो उसका अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड तभी होगा जब 51% जो वोटिंग पावर वाले लोग थे वो वही रहेंगे उस कंपनी में जो कि अगले साल में भी हैं, अगले प्रीवियस ईयर में भी हैं। और अगर वो एलिजिबल स्टार्टअप है तो, और साथ में वो प्राइवेट कंपनी है, यानी पब्लिक जिसमें सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसका भी जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ होगा यदि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के, जो कि जितने भी ऑल द शेयर होल्डर्स, जितने भी उसके शेयर होल्डर्स थे सारे के सारे अगर वही रहते हैं, who held shares carrying voting power on the last day of the year, जो लास्ट डे पे थे, तो वही कंटिन्यू करते हैं ऐसे अगले प्रीवियस ईयर में भी। और इस प्रकार से, और साथ में कंडीशन ये भी है कि वो जो लॉस है स्टार्टअप के द्वारा किया गया वो 7 साल के अंदर इनकर होना चाहिए, यानी 7 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड इस तरह से कर सकते हैं। यानी 7 साल के अंदर का जो लॉस है, अगर शेयर होल्डर्स वही रहते हैं तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर वोटिंग पावर या शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव इस वजह से आ जाता है कि कोई डेथ हो गई किसी शेयर होल्डर की, या फिर कोई गिफ्ट कर दिया किसी रिलेटिव को, तो वो इसके ये बात नहीं मद्देनजर नहीं रखी जाएगी कि उस वजह से शेयर होल्डिंग चेंज हो गई, उसको शेयर होल्डिंग का चेंज होना नहीं माना जाएगा। और nothing contained in this section shall apply to any change in shareholding which is a subsidiary of a foreign company। अगर कोई इंडियन कंपनी है जो कि एक फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी है और उसका अमेलगमेशन या डीमर्जर हो जाता है फॉरेन कंपनी का अगर, और उसकी वजह से अगर शेयर होल्डिंग में कोई चेंज आता है, तो यदि 51% शेयर होल्डर्स जो अमेलगमेटिंग कंपनी या डीमर्ज कंपनी के थे वही शेयर होल्डर्स अगर अमेलगमेटिंग या रिजल्टिंग कंपनी में भी रहते हैं, तब कोई रुकावट नहीं है और उस केस में लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और चेंज नहीं होगा। इसके बाद इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत भी अगर कोई रेजोल्यूशन आता है जिसको कि प्रिंसिपल कमिश्नर अप्रूव करते हैं, वहां पर भी ये कैरी फॉरवर्ड अलाउ कर दिया जाए। इसी प्रावधान को थोड़ा सा और दिया गया है 2020 से, इसमें खास मटेरियल चेंज नहीं है। और 80 में खासतौर पे जो बात की जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई है सेक्शन 80 में, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो लॉस है उनका जो कैरी फॉरवर्ड है तभी दिया जाएगा जब 139(3) के तहत रिटर्न फाइल की जाएगी, यानी बिना रिटर्न फाइल करे ये लॉस कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं किए जा सकते इनमें से किसी भी प्रावधान के तहत। So in a way that is a small summary of set off and carry forward provisions, and we would like to now go to today's test, unless there is any question. So we'll take the test and we'll take the questions after the test, and we come to the end of today's lecture.